नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक को हम यहाँ पढ़ेंगे समझेंगे वो है भारतीय सामाजिक व्यवस्था, उसकी मूलभूत विशेषताएं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था, इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये टॉपिक ऑलमोस्ट यूजी पीजी सभी सिलेबस में पाया जाता है, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के सिलेबस हों। साथ में हमें अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को समझना भी परम आवश्यक है। इसके पीछे मूल उद्देश्य है क्योंकि बहुत सारी सभ्यताएं इस विश्व में आई, कई सभ्यताओं का जन्म हुआ, वो पली बढ़ी और एक समय के बाद से वो सभ्यताएं नष्ट भी हो गई। जैसे बेबीलोनियन की सभ्यता, इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन है वो। पर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं होंगी जो इस सभ्यता को आज भी जीवित रखी हैं, जीवंत रखी हैं। तो उन मूलभूत विशेषताओं को हमें जानना, हमें समझना बहुत आवश्यक है। आज मैं सिर्फ 5 जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझाऊंगी। वैसे ये पूरा इंडियन सोशल सिविलाइजेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 2 पार्ट में समझते हैं, ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटेम्पररी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन दोनों को। तो ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आज सिर्फ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं आप लोगों को समझाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। प्लीज़ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए जो बेल बना रहता है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, लाइक करिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए और दूसरों से शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टॉपिक को जानने और समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को जानना और समझना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि किस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय समाज किस तरह से एक अति प्राचीन समाज के रूप में हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो लगभग 5000 वर्षों का इतिहास लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध किया गया मतलब कि लिखा गया है। तो ऑलमोस्ट आप इधर से देख लीजिए तो 2020 हो गया है, मतलब 2020 साल, और लगभग पीछे के 3000 साल, तो ऑलमोस्ट 5000 हो गए, मतलब इधर एडी और उधर बीसी। तो ऑलमोस्ट 5000 वर्षों का इतिहास लिपिबद्ध कर दिया गया है, मतलब उसको लिखा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है, समझा जा चुका है। पर उससे आगे भी और भी बहुत पुरानी हमारी सभ्यता है। तो अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज को हम 4 कालों में विभाजित कर सकते हैं, मतलब 4 डिवीज़न में भारतीय समाज के इतिहास को या भारतीय समाज को 4 काल में हम डिवाइड करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा लिखा है। सबसे पहला जो फेज़ होता है वो प्राचीन काल होता है, एंशिएंट पीरियड। ये लगभग पूरा 3000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 7th एडी तक का, ठीक है, मतलब 1st एडी से शुरू हो जाता है तो 7th एडी तक का जो पीरियड है उसको प्राचीन काल कहा गया है। मतलब 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक या 7th एडी तक का जो पीरियड है वो है प्राचीन काल, एंशिएंट पीरियड। 7th एडी से लेकर के 1750 तक, ठीक है, 17वीं शताब्दी तक ऑलमोस्ट ये मध्यकाल है, मिडिवल पीरियड है। उसके बाद 1751 से हम मानते हैं 1947 तक का, जब हमें आज़ादी मिली, तो उस समय तक का काल माना जाता है आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड। और आज जिस समय हम जी रहे हैं 1947 से आज तक का, जब भी आप पढ़ेंगे तब तक का, आज तक का जो काल है वो है समकालीन काल, कंटेम्पररी पीरियड। तो भारतीय समाज को हम इन 4 कालों में विभाजित करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, समकालीन काल, ठीक है। पर यह काल विभाजन सिर्फ विश्लेषण की सरलता की दृष्टि से किया गया। ऐसा नहीं कि एकदम ठीक 3000 ईसा पूर्व से एकदम
7वीं शताब्दी तक ही प्राचीन काल है ऐसा नहीं कहा जाता है। ये सिर्फ हम अपने पढ़ाई के लिए या अपने विश्लेषण की सरलता के लिए ऐसा काम करते हैं, ऐसा बांटा गया है, विभाजन किया गया है, क्योंकि ऐसा हम मान नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक युग में पिछले युग के तत्व भी सम्मिलित होते हैं। अगर प्राचीन काल आप सोच रहे हैं कि 7th AD में ख़त्म हो गया, फिर वहाँ से मेडिवल पीरियड शुरू हुआ, पर मेडिवल पीरियड के स्टार्टिंग में भी प्राचीन काल के जो मूलभूत विशेषताएं होंगी वो निश्चित ही उसमें मौजूद होंगी। उसी तरह से 1751 से अगर आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं तो उस टाइम पे भी मध्यकाल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या जो विशेषता होती है वो पाई जाती है। तो इस तरह से ये कहते हैं, हम कह सकते हैं कि भावी युग की संभावनाओं को अपने में समाये होता है। जो भी पिछले युग के तत्व भी सम्मिलित होते हैं नए आने वाले युग में, और वह भावी युग की मतलब आने वाले युग की भी संभावनाओं को अपने में समाये होता है। तो ये चीज़ आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ के देखते हैं कि प्राचीन भारत का लगभग 4000 वर्ष का इतिहास एक दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को प्रकट करता है, जिसमें भारतीय समाज की मूल परंपराएं पूर्ण रूप से विकसित हुई। ये जो मैंने बताया कि लगभग 4000 वर्षों का इतिहास जो है वो कहीं ना कहीं से हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उसमें अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, पितृसत्ता जिसको हम पेट्रियार्की कहते हैं, लिंग विभेदीकरण मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ग्राम प्रधानता, विलेज का जो डोमिनेंस है पाया जाता है, ये सब भारतीय सामाजिक संरचना की आधारशिलाएं हैं। मतलब जहाँ से इंडियन सोशल स्ट्रक्चर की शुरुआत अगर मानी जाती है तो इन चीज़ों को हमें पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आधारशिलाएं नहीं रहेंगी तो आज का समाज किस पर स्थापित होगा, ये प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, पुरुषार्थ, संसारेतर विश्व, इसकी प्रमुख वैचारिक मान्यताएं। भारतीय समाज जिन विचारों पर खड़ा है, जिस नींव पे खड़ा है, जिस आइडियोलॉजी के साथ वर्क करता है, वो है धर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुषार्थ का सिद्धांत। ये सब आपको मैं एक एक करके बताऊंगी कि ये क्या कहलाता है। उससे पहले हम अभी भारतीय सामाजिक संरचना के बारे में, भारतीय विरासत के बारे में पढ़ रहे हैं। एक यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको बताना चाहूँगी कि आखिर जो इतने हजार वर्षों का हमारा इतिहास है, इतने हजार वर्षों की हमारी संस्कृति है, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि बहुत सारी सभ्यताएं आई और गईं, पर भारतीय सभ्यता आज भी जीवंत है। इसके पीछे अगर हम कारण देखें तो भौगोलिक परिस्थिति, अब भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखती है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, और इस पे बहुत अच्छा काम KM पणिक्कर जी ने किया है। इनकी किताब का नाम है द सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उन्होंने भौगोलिक परिस्थिति को, मतलब भारत के भूगोल, इसके प्राकृतिक संकुल, इसके पर्वत और नदियाँ, इन सभी चीज़ों ने इस देश की, मतलब हमारे देश की इतिहास को कहीं ना कहीं अधिक से अधिक मात्रा में प्रभावित किया है। इस मैप को आप देख सकते हैं, जो भारत का मैप है, इसे मैं आगे पूरा लिख करके एक्सप्लेन नहीं की हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप भारत के अगर नॉर्थ में देखें तो हिमालय का इतना बड़ा रेंज है। पूरा आप जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा अरुणाचल प्रदेश तक का आप देखें तो हिमालय का रेंज पूरा है, वो हमें बाकी एशिया के देशों से अलग करता है। आप देखिए तो कितना सेफ हमें ये रखता है बाकी एशिया के देशों से। फिर अगर आप थोड़ा नीचे आइए तो डेजर्ट एरिया पाया जाता है, ठीक है। पूरा रेगिस्तान क्षेत्र, राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो कि इधर हमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जैसे जैसे अब हम इधर आगे बढ़ते चलेंगे उससे हमें सुरक्षित रखा है। फिर नीचे दक्षिण का पठार है,
फिर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, नीचे हमारे इंडियन ओशन है, दक्षिण में देखें तो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, अगर हम अपने पश्चिम में देखें तो अरेबियन सी, अरब सागर है। ये भारत को कहीं ना कहीं से एक सुरक्षा देता है, मतलब सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। कि हम कब पणिक्कर जी के मैं चीज़ों को यहाँ इंग्लिश में भी लिखी हूँ कि इंडियाज़ ज्योग्राफी, नेचुरल एग्लोमरेशन, इट्स माउंटेन एंड रिवर्स हैव अफेक्टेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फार मोर देन एनी अदर कंट्री। ये तो मैंने भौगोलिक दृष्टि से आपको समझाया कि किस तरह से भारत एक सुरक्षित देश के रूप में स्थापित है। इसी प्रकार अगर हम प्राकृतिक विविधता को देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक विविधता ने भी भारतीय समाज के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाई है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारा नेचुरल डाइवर्सिटी ने। यहाँ पर देखिए तो हर प्रकार की जलवायु मिलती है, आप देखिए मतलब हर तरह, एवरी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड हेयर, हर तरह का क्लाइमेट हमें मिलता है। हम ठंडी का भी मज़ा लेते हैं, हम गर्मी का भी मज़ा लेते हैं, हम बरसात का भी मज़ा लेते हैं, हम पतझड़ का भी मज़ा लेते हैं, मतलब हर क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। रेगिस्तान की तपती भूमि है तो दूसरी तरफ हिमालय की सदा बर्फ़ से ढकी उच्च चोटियाँ हैं। फिर गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड से शुरू होकर के पूरा उत्तर प्रदेश होते हुए और बंगाल होते हुए पूरा गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है। तो देखा जाए तो दक्षिणी पठार की सूखी पहाड़ियों वाली भूमि भी यहाँ पर विद्यमान है। तो इस तरह से नेचुरल डाइवर्सिटी एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो भारत को एक महत्वपूर्ण देश के रूप में, एक महत्वपूर्ण महाद्वीप के रूप में, उपमहाद्वीप के रूप में स्थापित करता है। और निश्चित ही इसने अन्य देशों से हमारे देश की रक्षा ही की है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लिखने आएगा भारतीय सामाजिक संगठन की मूलभूत विशेषताएं, तो पहले आप ज़रूर से ये इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि भारतीय इतिहास को कौन कौन से 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। फिर आप बताएंगे किस तरह से भारतीय समाज या भारतीय संस्कृति आज जो जीवंतता को प्राप्त है उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। भौगोलिक कारण को आप बताएंगे, प्राकृतिक विविधता को बताएंगे, ठीक है। इन सब को बताते हुए अब हम आते हैं अपने मुख्य जो मुद्दा है, मेन जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, उस पे अब हम बात करते हैं। प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है जो उसकी विभिन्न परंपराओं में निहित होती है। आप जानिए तो कोई भी जो भी समाज है, ठीक है, सबका अपना एक स्ट्रक्चर है। ये पूरा आप जब थ्योरी पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी तो वो चीज़ आपको और समझ में आ जाएगी कि हर समाज की अपनी एक संरचना होती है। जैसे एक हमारे शरीर की संरचना होती है जिसमें कि हमारे 2 आँख होते हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं, हाथ होता है। फिर इंटरनल ऑर्गन्स में देखा जाए तो किडनी, लीवर्स, लंग्स, ये सब मिल करके हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करती है। सारे ही अंग अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। किडनी अपना रोल प्ले करती है, लंग्स अपना रोल प्ले करता है, आंखें अपना रोल प्ले करती हैं। पर किसी एक अंग में अगर दिक्कत आ गई तो पूरा शरीर ही दिक्कत का सामना करेगा। उसी तरह से समाज होता है, समाज की भी अपनी संरचना होती है। समाज की संरचना में क्या होता है कि समाज की भी मतलब समिति होती है, संस्था होते हैं, समूह होते हैं। ये सब समाज के मतलब राजनीतिक ढांचा, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, ये सब मिल करके समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। और समाज की संरचना में ही विभिन्न परंपराएं हैं वो भी निहित होती हैं।
परंपराएं विचार करने, अनुमति करने और व्यवहार करने के वे प्रतिमान हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, समाज की विरासत को प्रकट करते हैं। आप जानते हैं कि जो ट्रेडिशन होता है, जो परंपरा होता है, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होता है और इसी हस्तांतरण के क्रम में हम अपनी विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते हैं। इसीलिए तो हम मनुष्य जो होते हैं वो पशु पक्षियों से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि ट्रेडिशन को पास करने की जिम्मेदारी या पास करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इन मनुष्यों में ही होती है। परंपराओं का अध्ययन समाज की संस्कृति से जुड़ा होता है। संस्कृति किसी भी देश और समाज की आत्मा होती है। अब हम परंपराओं को संस्कृति से जोड़ेंगे, ठीक है। यही जो बेसिक पॉइंट्स आप हमेशा पढ़े होंगे कि मनुष्य समाज और पशु समाज में किस तरह से अंतर है, तो इसी संस्कृति का अंतर है, इन्हीं परंपराओं का अंतर है। तो संस्कृति के माध्यम से हम उस समाज के जीवन की सामूहिक एवं अच्छी क्रियाओं को जान पाते हैं और यही क्रियाएं सामाजिक जीवन की नींव बनती हैं जिस पर किसी समाज की संरचना निर्मित होती है। तो आप इस पैराग्राफ में अपने भारतीय समाज की संरचना को बताएंगे, फिर संरचना से आप परंपराओं को की ओर आगे बढ़ेंगे और परंपराएं किस तरह से आगे बढ़ती हैं? संस्कृतियों से, ठीक है। इस संस्कृति को कहा जाता है ना कि ये सीखा हुआ व्यवहार है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। तो इस तरह से आप इस पैराग्राफ में ये सारी चीज़ों को बताएंगे। अब एक बात होता है कि भारतीय समाज भी विश्व के अन्य देशों की संरचनाओं व संस्कृतियों से किस कारण से अलग है? तो यहाँ बेसिकली जो सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज अन्य देशों की समाज से क्यों अलग है, तो यहाँ आध्यात्मिक उद्देश्यों के कारण अलग है। हम ये सारी चीज़ों को मानते हैं। इसको मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है अपने इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए कि ईच सोसाइटी हैज़ मैनी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दैट आर रूटेड इन वेरियस ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस आर पैराडाइम फॉर थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग दैट ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यही बात मैंने बताई। एंड रिवील द हेरिटेज ऑफ सोसाइटी। देयरफॉर एनी सोसाइटी कैन बी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजर ट्रेडिशन। यही माना जाता है कि किसी सोसाइटी को अगर हमें समझना है, जानना है, तो हम उसके संरचनात्मक विशेषताओं को समझें और उसकी परंपराओं को समझें, तब जाकर के किसी भी समाज को हम समझ सकते हैं। ये पूरा इंग्लिश में उसी चीज़ का ये यहाँ पर पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ विचारकों के नाम हैं, जैसे श्रीनिवास, ड्यूमोंट, योगेंद्र सिंह, मेल्टन बॉम। इन लोगों ने क्या कहा है? तो इन लोगों ने जो भारतीय सामाजिक संरचना की कुछ विशेषता है उसमें एम.एन. श्रीनिवास ने माना है कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसकी? भारतीय सामाजिक संरचना की, कि जो हमारा सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम पढ़ते भी हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ड्यूमा ने क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया? ड्यूमा ने हेरार्की को, जो सोशल हेरार्की है, जिसमें मैंने आपको हेरार्कियल सिस्टम, जब मैं संस्कृताइजेशन भी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने हेरार्कियल सिस्टम बताया था। तो जो हेरार्की है इंडियन सोसाइटी में, जो हेरार्कियल सिस्टम पाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन सोसाइटी की। देखिए ये सारे ही इंडियन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, हेरार्कियल सिस्टम, होलिज्म, कंटिन्यूटी, ट्रांसेंडेंस, कास्ट, रिलीजन, ये सब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी जब हम एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो इसको अच्छी तरह से जानेंगे। पर एम.एन. श्रीनिवास ने सारी विशेषताओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता किसे माना है? सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को। ड्यूमा ने किसे माना है? हेरार्की को। हेरार्की किसका? वर्ण के आधार पे और जाति के आधार पे। योगेंद्र सिंह ने
4 प्रमुख विशेषता मानी है। उसमें श्रेणीबद्धता, वही हायरार्कियल सिस्टम, समग्रवाद, होलिज्म, निरंतरता, कंटिन्यूटी, और साथ में लोकातित्व, ट्रांसेंडेंस। अभी एक एक करके आप सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ कि होलिज्म का मतलब क्या है और कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। और मेंडलबाम ने जाति और धर्म को, कास्ट और रिलीजन को सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में माना है। अब हम आगे एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने ली है वो है प्राचीनता, एंशिएंटनेस। ठीक है, इसे हम एंटीक्विटी भी बोलते हैं, कि विश्व की अनेक संरचनाओं की तुलना में भारतीय संरचना बड़ी प्राचीन है। मतलब इंडियन सोसाइटी को सबसे ज़्यादा एंशिएंट सोसाइटी माना जाता है, क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा कि ऑलमोस्ट 5000 वर्षों का इतिहास हमारा लिपिबद्ध हो चुका है। तो अन्य संस्कृतियों पर इस पर प्रभाव पड़ा। मतलब आप देखिए तो यहाँ पर बहुत सारे अटैकर्स आए टाइम टू टाइम, बहुत सारी संस्कृतियों का यहाँ पर प्रभाव पड़ा। फिर भी ये संस्कृति आज समृद्धता की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति में कुछ प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल प्रभाव पड़ा है, पर फिर भी ये समृद्ध संस्कृति के रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है। जैसे शक आए, हूण आए, मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, बहुत सारे अटैकर्स आए, हूण आए, सभी लोगों ने यहाँ पर कुछ न कुछ चेंजेस किए, हमारी संस्कृति को निश्चित रूप से प्रभावित किया होगा इन संस्कृतियों ने। फिर भी आज हमारी भारतीय संस्कृति समृद्ध बनी हुई है। हजारों वर्ष पहले की बातें आज भी भारतीय संस्कृति में जीवित हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि आज भी भारत में वैदिक धर्म का प्रचलन है तथा जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रधानता है। मतलब आज भी हमारे देश में कास्ट सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम, वैदिक रिलीजन, ये बहुत पुरानी जो है संस्थाओं के रूप में चले आ रहे हैं हमारे साथ, और आज भी ये विद्यमान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय समाज है वो बहुत प्राचीन समाज है। तो एक पहली विशेषता हो गई प्राचीनता। Indian structure is very ancient compared to other structures of the world. Its fundamental principle is still the same as it was in ancient times. Whatever influence of other cultures have had on it has added its qualities. The ethics and moralities of thousands of years ago is still alive in Indian culture. For example, जैसा मैंने बताया, our Vedic religion, our caste system, our joint family system is still predominant in Indian society. The next and the most important characteristics of Indian social organization is stability. अब जो दूसरी विशेषता हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्थायित्व की, स्टेबिलिटी की। अत्यधिक प्राचीन होते हुए भी भारतीय सामाजिक संरचना आज भी जीवित है और निरंतर पल्लवित है। देखिए पहले ही पढ़ लिया हम लोगों ने कि बहुत एंशिएंट है, और एंशिएंट के साथ साथ स्टेबल भी। कोई चीज़ बहुत प्राचीन होती है पर स्टेबल नहीं होती है। हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन होते हुए भी आज स्टेबल है, स्थायित्व को प्राप्त है। इसके सिद्धांत आज भी उतने ही क्रियाशील हैं जितने प्रारंभ में थे। आज जबकि उसकी समकालीन संस्कृतियां खंडहरों के रूप में हैं, यह अनेक सामाजिक परिवर्तनों के साथ स्वयं भी बदलती गई है, परंतु समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि भारतीय सामाजिक संरचना की जो मूल विशेषता है वो कहीं ना कहीं से परिवर्तित हुई है, थोड़ी परिवर्तित हुई है, पर यह कह देना कि समाप्त हो जाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी इसके मौलिक सिद्धांत जो हैं वो पूजनीय हैं, सेक्रेड हैं, आज भी वही हैं। इस तरह से आप देखिए तो विल्ड्रेंट ने कहा है कि यहाँ मोहनजोदड़ो से गांधी टैगोर तक उन्नति और सभ्यता का शानदार सिलसिला जारी है।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी विद्वान मिस्र, बेबीलोन और सीरिया की संस्कृति की तरह इसके इतिहास को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह अब भी निर्माण की अवस्था में है। और कोई भी चीज़ अगर फॉर्मेशन के स्टेज में होगी तो वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। इस वजह से भारतीय संस्कृति अभी भी समाप्त नहीं हुई और अगले पता नहीं कितने सालों तक ये समाप्त होने के स्थिति में भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम इतने समृद्ध हो चुके हैं। तो यही सब कारण है इसकी समृद्धता की, क्योंकि ये आज भी फॉर्मेशन के स्टेज में है। अब आप आगे देखेंगे अगले कैरेक्टरिस्टिक्स में कि क्यों ये स्टेबल है। इसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण से भारतीय सामाजिक व्यवस्था स्थायित्व को प्राप्त है। तो चलिए अब हम अपने आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि है टॉलरेंस, सहिष्णुता, जो कि अपने पहले वाले इससे ठीक पहले वाली जो विशेषता हम लोगों ने देखा स्थायित्व, कि किस तरह से भारतीय संस्कृति प्राचीन होते हुए भी स्थायित्व को प्राप्त है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से ये सहिष्णुता की जो पॉलिसी है, कि टॉलरेंस जो नेचर है वो इसको कहीं ना कहीं से बल ही देता है। आप देखिए तो भारतीय सामाजिक संरचना में सहिष्णुता के गुण पाए जाते हैं, मतलब टॉलरेंस की क्वालिटी पाई जाती है। किस तरह से कि ये सभी संस्कृतियों के गुणों को समय और आवश्यकता अनुसार आत्मसात करती है, मतलब कि एडॉप्ट करती है। आप हमारे यहाँ कोई भी संस्कृति आई, कोई भी सभ्यता आई, हमने उसे अपनाना सीखा। कैसे अपनाना सीखा? समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार इसे अपनाना सीखा। भारतीय दर्शन भी यही मानता है। दर्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी जो सबसे प्राचीन पुस्तक है ऋग्वेद, उसमें भी कहा गया है कि एव सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही परमात्मा का ज्ञानी जन अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। इसी तरह गीता में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही विचार व्यक्त किया है कि अन्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक पूजा करने वाले मेरी ही पूजा करते हैं। इस तरह से आप देखिए तो सभी ने एक ही ईश्वर, एक ही देवता के पूजा की बात की है। और अगर हम देखते हैं बाकी दूसरे संस्कृतियों में इसके विपरीत ऐसे भावों का अभाव पाया जाता है, दूसरी संस्कृतियों में ऐसी भावों का अभाव पाया जाता है। तो वही मैं बात कर रही थी कि भारतीय दर्शन की, तो भारतीय दर्शन भी इस बात पर बल देता है कि ईश्वर अव्यक्त है और सर्वशक्तिमान है। तो यही बात मैं कह रही हूँ कि विभिन्न उपासनाएं और विचार उस तक पहुंचने के लिए विविध मार्ग मात्र हैं, कि अगर हम किसी भी कर्मकांडों को हम फॉलो करें, पर हम उसी ईश्वर के पास पहुंचेंगे, हम उसी ईश्वर जिसे हम अव्यक्त और सर्वशक्तिमान मानते हैं, हम उसी के पास पहुंचेंगे। हाँ, हमारा जरिया जो है वो अलग अलग है, मतलब कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी है, कोई हिंदू धर्म का अनुयायी है, कोई जैन का है, कोई मुस्लिम का है, कोई सिख का है, कोई ईसाई का है। तो ये विभिन्न मार्ग हैं हमारे, पर अंतिम लक्ष्य है हमारा ईश्वर के पास तक पहुंचना। और ये सभी संस्कृतियों का एक ही सार निकल करके समझ में आता है। सभी संस्कृतियाँ, सभी धर्म इसी सार पे जीते हैं कि प्रेम, हमें मनुष्यों से प्रेम करना चाहिए और हमें अपने जो भी कर्मकांड हैं उसको पूरा करते हुए हमें अपने ईश्वर तक पहुंचना चाहिए। मतलब सभी संस्कृतियाँ कठोरता को, द्वेष को, इन सारी भावनाओं को दूर रख करके आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सहिष्णुता ने इस संस्कृति को सदैव जीवित रखा और निरंतरता प्रदान की है। ठीक है, अब मैं इसे इंग्लिश में भी एक बार बोल देती हूँ कि द क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस इज फाउंड इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर. It assimilates the quality of all cultures from time to time and according to our need.
इंडियन फिलॉसफी अज्यूम्स दैट, देखिए इंडियन फिलॉसफी किस पे बात करता है कि गॉड इज अनडिफाइंड एंड ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट, डिफरेंट वर्शिप एंड आइडियाज आर जस्ट वेरियस रूट टू रीच इट. The byproduct of this belief is that Indian loves all religions and culture. इसी की वजह से हम सभी धर्मों को आपस में प्यार और सम्मान देते हैं. Here Hindu, Muslims, Christians, Jain, Buddhists, people of all religions resides and they do not find any harshness towards each other. This tolerance has always kept this culture alive and provide continuity. अब हम नई कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो कि है एडेप्टिव कैपेबिलिटी, या जिसे हम एडेप्टेबिलिटी भी कहते हैं, अनुकूलन क्षमता या अनुकूलनशीलता. ये भी भारतीय सामाजिक संगठन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें हम इसे इस तरह से विश्लेषित कर सकते हैं कि समय, देश और परिस्थितियों के अनुसार बदलने की प्रक्रिया को अनुकूलनशीलता कहते हैं. कि जैसा भी समय आया, जैसा भी जैसी भी हमारे सामने सर्कमस्टेंसेस रहे, हमने उस कंडीशन में अपने आप को ढालने की प्रवृत्ति को जीवंत रखा. किसी भी संस्कृति के दीर्घ जीवन के लिए यह बहुत आवश्यक तत्व होता है. आप इसको अपने आम जीवन में भी देखिए कि जब भी हमारा जीवन थोड़ा भी परिवर्तित होता है, जैसे मैं इसे एक यहाँ इस तरह से भी समझा सकती हूँ कि जैसे नई नवेली जब दुल्हन किसी दूसरे परिवार में जाती है, तो अगर उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी का गुण अगर नहीं होगा तो, और सिर्फ उसके अंदर ही मैं नहीं ये बात कह रही हूँ, वो जिस ससुराल में जा रही हूँ, ससुराल के बाकी सदस्यों के अंदर भी एडेप्टेबिलिटी का गुण होना चाहिए. मतलब वो दुल्हन उस जो परिवार के संस्कृति में ढल जाए, उसको अपना ले, और अगर उसकी कुछ अपनी विशेष संस्कृति है तो परिवार के अन्य लोगों को भी उसकी संस्कृति को अडॉप्ट करना चाहिए. और जिस परिवार में ये बहुत ही अच्छी तरह से होता है, आप देखिए उस परिवार में कभी भी विघटन नहीं देखा जाता है, डिवोर्स के केसेस कम दिखाई देते हैं, परिवार में हंसी खुशियाँ होती हैं, स्टेबिलिटी होती हैं. उसी तरह से भारतीय सामाजिक संगठन की एक ये शुरू से, हमारी भारतीय संरचना की एक शुरू से विशेषता रही है कि हम अपने आप को अनुकूल कर लिए. मतलब जैसी भी परिस्थिति आई, जैसी भी संस्कृति हमारे सामने आई, हमने उसमें अपने आप को ढालना सीखा. ठीक है, शायद विश्व की बहुत कम संस्कृतियां ऐसी होंगी जिनके अंदर ये गुण होगा, वरना अगर उन संस्कृतियों के समाप्त होने के पीछे मेरे ख्याल से यही चीज़ दिखता है कि वो एडॉप्टेबिलिटी को अपना नहीं पाई. यदि वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक हम अपनी संस्कृति का अवलोकन करें तो पाते हैं कि हमारी अनेक क्रियाएं बदल गई हैं. हमारे आदर्श, संस्कारों, रूढ़ियों और परंपराओं में बदलाव अधिक नहीं आया है, वे आज भी वही हैं. आप देखिए वैदिक काल से लेकर के आज तक की, मतलब लगभग 4-5 हजार सालों के इतिहास को आप देख लीजिए, तो आज भी हमारे जो एक्शन हैं वो चेंज हो गए. ठीक है, पर आज भी अपने संस्कृति के प्रति जो लगाव की भावना होती है, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने की जो एक लगन होती है और अपनी परंपराओं को लेकर के चलने की जो भावना होती है, वो आज भी हम सभी में देखने को मिलती है. भारतीयों की यह विशेषता रही है, ये आप हमें जानना होगा कि भारतीयों की ये सदैव से विशेषता रही कि वे अपने परंपरा के मौलिक और सार तत्व को बनाए रखते हुए नए आकार प्रकार प्रदान कर देते हैं. ठीक है, हमेशा से हमारे अंदर ये खूबी रही है कि हम अपनी संस्कृति को तो बनाए रखें और साथ में नई संस्कृतियों के गुणों को लेकर के हम कुछ नए आकार और प्रकार पैदा कर दें. उदाहरण के रूप में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भारतीयों ने व्रत उपवास बनाए रखे, परंतु इन्हें नया अर्थ दे दिया. जैसे आज भी देखिए उपवास की प्रथा हमारे यहाँ है, पर हम उसको स्वास्थ्य से अब जोड़ दिए. हम उसको पेट की सफाई और औषधि के रूप में मान करके हम इसको
बनाए रखे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्रत और उपवास जैसी जो संस्कार थे हमारे अंदर, वो आज भी निरंतरता और परिवर्तन का बड़ा समन्वय के रूप में हमारे सामने दिखते हैं कि किस तरह से हमने बदलाव किया, पर उसकी प्रकृति और उसका जो मूल स्वभाव था उसको वहीं रखा और उसको स्वास्थ्य से हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से एडेप्टिव कैपेबिलिटी या एडॉप्टेबिलिटी जो होती है वो हमारे इंडियन स्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, स्पेस एंड सर्कमस्टांसेस इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी. Probably many of the world culture ended up because they could not put themselves in time. If we observe our culture from Vedic period to the present, we find that many of our actions have changed, but our ideals, rights and traditions have not changed much today. ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सर्वांगीणता। इसको हम होलिज्म कहते हैं। मतलब क्या है कि ग्रहणशीलता, जो हमने अभी सर्वांगीणता की बात की, तो अगर विशुद्ध रूप से यदि हम अपनी सामाजिक संरचना का अवलोकन करें, अगर हम कायदे से अपने इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को देखें, तो हम यह पाते हैं कि जीवन के किसी एक पहलू को लेकर के हम नहीं चलते, हम जीवन के सभी पक्षों को अपनी संरचना में समाहित किए। जैसे आप ये मान के चलिए कि जो मानव जीवन होता है, जो एक ह्यूमन का लाइफ होता है, उसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, 4 पक्षों में हम विभाजित करते हैं। जैसे हमारा कुछ शारीरिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष होता है, आत्मिक पक्ष होता है और भावात्मक पक्ष होता है। ये 4 होता है। हर इंसान के जीवन में ये 4 पक्ष होते हैं और ये 4 पक्ष होने भी चाहिए। अगर हम सिर्फ इमोशनल होकर सोचे, मेंटली हम ना सोचे तो भी गलत है। हम सिर्फ मेंटली और इमोशनली हो जाए, फिजिकली ना सोचे तो भी इनकम्प्लीट है। तो हर पक्ष का समावेश होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और यही जो पक्ष हैं, इन्हीं का संतुलित विकास जो है वो सामाजिक संरचना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मतलब भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता में ये जो पक्ष दिए गए हैं कि हर इंसान या हर मानव जीवन का 4 पक्ष होता है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और भावात्मक। तो हम इन चारों पक्षों पे ध्यान देते हैं और इस तरह से माना जा सकता है कि इन चारों पक्षों का ही संतुलित जो विकास है वही हमारी संस्कृतियों का मूल आधार है। बाकी अन्य संस्कृतियों में देख लीजिए, बाकी अन्य जो संस्कृतियां हैं वो एकांगी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति का, कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो सिर्फ आप देखिए भौतिकता को प्राथमिकता देती है। आप देखिए अब जाकर के अब इधर विगत कुछ सालों में हम देख सकते हैं कि 20 सालों में अब वो योग, आध्यात्म इनकी ओर लौट रहे हैं दोबारा से। पर शुरू में वो फिजिकल जो था उनका पक्ष, उसको जो भौतिकतावादी पक्ष था उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और हमारे यहाँ क्या है, हम अपने चारों पक्षों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो यही भारतीय सामाजिक संरचना के आधारों में एक महत्वपूर्ण आधार है। अगर ये सारी विशेषताएं न रहें हमारी संस्कृति में तो निश्चित माना जा सकता है कि हमारी संस्कृति भी कभी न कभी कोलैप्स कर जाएगी। तो इसीलिए आज की पीढ़ी को हम यही बताते हैं कि किस तरह से हम अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी जीवंत रखें, हम अपने मानसिक पक्ष को भी जीवंत रखें, हम भावात्मक रूप से भी सोचें और निश्चित हम भौतिकतावादी गुणों को भी आत्मसात करें। किस तरह से अन्य संस्कृतियां जब हमारे देश में प्रवेश करती हैं तो उनके साथ हम एडॉप्टिव नेचर को लेकर के चले। तो ये सारी विशेषताएं अगर हम इसको आज भी अपनाते रहेंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है वो निश्चित ही आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा हम सभी का सोचना है। तो आज के वीडियो में मैंने इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पे अच्छे से विस्तार से चर्चा की है। अब अगले पार्ट 2 में मैं आगे की विशेषताओं पे बात करूंगी, जिसमें कि आशावादी प्रकृति
और एडेप्टेबल नेचर, धर्म की अवधारणा जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल हायरार्की, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, इन सब पे मैं आगे बात करूँगी। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, प्यार। आप मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी परंपराओं का निर्वहन खुशी खुशी करते रहिए।